नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस समय हम नेट के सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं। जैसा आपका पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार हम धीरे धीरे एक एक मैटर को अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे चैनल पर नेट का जितना भी सामग्री होता है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। हमने इधर काव्य शास्त्र को स्टार्ट किया था, जिसमें हम काव्य शास्त्र में जितने भी संप्रदाय हैं उनको देख रहे थे। तो हमने अभी तक कुछ संप्रदायों को डाल दिया है। आज हम बात करेंगे रीति संप्रदाय पर। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका विषय है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित करने का गौरव आचार्य वामन को प्राप्त है। वामन ने पहले अलंकार संप्रदाय के आचार्य काव्य में अलंकार की महत्ता का विवेचन प्रस्तुत कर चुके थे। वामन से पहले अलंकार संप्रदाय के आचार्य काव्य में अलंकार की महत्ता का विवेचन प्रस्तुत कर चुके थे। अलंकार तत्व के विवेचन से काव्य के प्राण तत्व की स्पष्ट तथा स्वच्छ व्याख्या नहीं हो पाई थी। अलंकार सिद्धांत के पश्चात ही रीति सिद्धांत की स्थापना हुई। रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए आचार्य वामन ने स्पष्ट शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, रीतिरात्मा काव्यस्य। स्पष्ट है कि रीति को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम वामन ने स्वीकार किया। वामन सर्वप्रथम आचार्य हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में आत्मा का प्रयोग करते हुए रीति को काव्य की आत्मा कहा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रीति से मेल खाते हुए शब्द प्रवृत्ति का प्रयोग हुआ था। नाट्य शास्त्र में प्रवृत्ति के निरूपण को देखकर स्थानीय विशेषताओं की सूचना का निर्देश करते हैं। उन्होंने आवंती, दाक्षिणात्य, और मागधी और पांचाली प्रवृत्तियों की विवेचना प्रस्तुत की है। रीति सिद्धांत के आधारभूत तत्व गुण, दोष और लक्षण हैं। इसका विशद विवेचन नाट्यशास्त्र में हो चुका था। रीति के विषय में विद्वानों के मत। रीति के विषय में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत रहे हैं। भामह अलंकार संप्रदाय के अधिष्ठाता आचार्य भामह ने 6ठी शताब्दी में लिखे हुए अपने ग्रंथ काव्यालंकार में वैदर्भ एवं गौड़ नामक 2 मार्गों का उल्लेख किया था। वह मार्ग रीति का पर्यायवाची माना जा सकता है। भामह ने इन दोनों मार्गों को उस स्थिति के अयोग्य बताया है जबकि वे अलंकार विहीन हों। इस संबंध में उदाहरण अलंकारवद ग्राम्यम अर्थ्य न्यायमनाकूलम गौड़ीयमपि श्लाघीयम वैदर्भमपि नान्यथा। दंडी भामह के उपरांत आचार्य दंडी ने भी अपने काव्यादर्श में मार्ग शब्द पर व्यापकता से विचार किया। उन्होंने सूक्ष्म भेदों की ओर संकेत किया। इक्षु क्षीर गुणादीनां माधुर्यस्यान्तरं महान तथापि न तदाख्यातम सरस्वव्यापी शक्यते। तात्पर्य यह है कि ईख, गुड़, दूध आदि मधुर होते हैं और उनकी मधुरता में अंतर भी होता है। सरस्वती भी इस अंतर को स्पष्ट नहीं कर सकती। आचार्य दंडी ने भामह की अपेक्षा वैदर्भी और गौड़ी का अधिक सांगोपांग विवेचन किया है। दंडी ने वैदर्भी रीति को उत्तम और गौड़ी को निकृष्ट माना है। गौड़ी में इन 10 गुणों के विपर्य की अवस्थिति स्वीकार की है। वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में रीति को इतना अधिक महत्व दिया, उसे स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा ही घोषित कर दिया। रीतिरात्मा काव्य रस।
रीति के लक्षण पर प्रकाश डालते हुए वामन लिखते हैं, विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा पदम। विशिष्ट पद रचना को उन्होंने रीति स्वीकार किया और विशेष पद रचना क्या है इसके विषय में गुणों को ही विशेष बताया। इस प्रकार काव्य का आधार रीति और रीति का आधार वामन गुणों को मानते हैं। अर्थात रीति विशिष्ट पद रचना है और विशिष्टता गुणों के ग्रहण और दोषों के त्याग से आती है। काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व गुण माना गया है, किंतु वामन दो भेद करते हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण। इस प्रकार से वामन ने गुणों की संख्या 20 बताई है। उसके मतानुसार वैदर्भी में अर्थ गुण और गौड़ी ये शब्द गुण की प्रधानता रहती है। वामन ने 3 प्रकार की रीति स्वीकार की। वैदर्भी गौड़ी रीतियों की चर्चा इससे पहले भी हो गई। उन्होंने तीसरी रीति पांचाली को भी स्वीकृति दी। दंडी ने गौड़ी को ओज और कांति गुणों से युक्त माना है। ओजह कांतिमती गौड़िया। पांचाली में वामन माधुर्य एवं सौकुमार्य गुणों की विद्यमानता आवश्यक मानते हैं। माधुर्य सौकुमार्यो पत्रा पंचाली। अब है रुद्रट। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रीति का वर्गीकरण कर नवीन पृष्ठभूमि पर किया। उन्होंने 3 प्रकार के समास पद माने हैं, लघु समास, मध्यम समास और दीर्घ समास। इन्हीं के आधार पर एक चौथी रीति लाटी की भी उन्होंने कल्पना की। उनका मत था कि वैदर्भी एवं पांचाली माधुर्य तथा सौकुमार्य गुणों से युक्त होने के कारण श्रृंगार, करुण, अद्भुत आदि रसों की रचना के लिए अभिष्ट रीति है। वैदर्भी पांचाल्यो प्रेयसी करुण भयन काद वैदर्भी पांचाल्यो प्रेयसी करुण भयन कादद्भुतयोः लाटी या गौड़ीये रौद्रे कुर्याद यथोचित्यम। फिर है राजशेखर। इन्होंने रीति निर्णय नामक अपने ग्रंथ में, तो राजशेखर का रीति निर्णय नामक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने रीति, प्रवृत्ति और वृत्ति की एक मधुर कल्पना की है। इन तीनों का उद्भव साहित्य वधु की वाणी, वेशभूषा और विलास कल्पित करते हैं। वेश विन्यास क्रमः प्रवृत्ति, विलास विन्यास क्रमो वृत्ति, वचन विन्यासः क्रमो रीति। वेश विन्यास क्रमः प्रवृत्ति, विलास विन्यास क्रमो वृत्ति, वचन विन्यास क्रमो रीति। यहाँ उन्होंने वेशभूषा से प्रवृत्ति, विलास से वृत्ति और वाणी से रीति का उद्भव माना है। कुंतक। आचार्य कुंतक ने रीति विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित किया। कुंतक से पहले के विवेचकों ने रीतियों का आधार भौगोलिक स्वीकार किया था। उन्होंने रीति के विभिन्न भेदों का नामकरण भी नए ढंग से किया। सुकुमार मार्ग वैदर्भी, विचित्र मार्ग गौड़ी और मध्यम मार्ग पांचाली। कुंतक का यह प्रयास आचार्यों ने स्वीकार किया है। फिर है भोजराज। इनका समय 11वीं शताब्दी है। भोजराज ने पूर्व प्रचलित 4 रीतियों के अतिरिक्त 2 और रीतियों को नियोजित किया, जिन्हें आवंतिका और मागधी कहा। इनके लक्षण है अंतराले तु पांचाली वैदर्भी भी अवतिष्ठते सावंतिका समस्तैः स्याद द्वि त्रय स्त्र चतुरई पदय। मागधी का लक्षण उन्होंने इस प्रकार दिया है, समस्त रीति व्यामिश्रा लाटिया रीतिरिष्यते पूर्व रीति निर्वाह खंड रीतिस्तु मागधी। तात्पर्य यह है कि सब रीतियों के मिश्रण को लाठी रीति कहते हैं और इस रीति के निर्वाह न होने पर खंड रीति को मागधी कहते हैं। परवर्ती विद्वानों ने वामन की 3 रीतियों को ही स्वीकार किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रीति विवेचन की परंपरा 11वीं-12वीं सदी तक निरंतर चलती रही। अब है रीति के प्रकार। वामन ने रीति के 3 भेद स्वीकार किए हैं जो निम्नलिखित हैं। वैदर्भी रीति। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार माधुर्य गुण के व्यंजक वर्णों द्वारा समास रहित अथवा अल्प समास संरचना वैदर्भी है। माधुर्य व्यंजकई वर्णैः रचना ललितात्मिका आवृत्तिरल्प वृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिर्ष्यते। वामन ने वैदर्भी को समग्र गुणों से संपन्न
माना है। फिर है गौड़ी रीति। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ओज गुण प्रकाशक वर्णों से युक्त उद्भट रचना जिसमें समास युक्त और विद्वतापूर्ण पदों का अधिक प्रयोग होता है गौड़ी रीति कहलाती है। ओजः प्रकाशयिक वर्णा ओजः प्रकाशयिकर वर्णौ बंध आडंबरः पुनः समास बहुला गौड़ी। वामन गौड़ी में मात्र ओज एवं कांति गुणों का समावेश प्रतिपादित। पांचाली रीति। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार 5-6 समास युक्त पदों के बंध वाली पांचाली रीति कही जाती है। समस्त पंच षट पदों बंधः पांचालिका मता। वामन के मत से पांचाली में सौकुमार्य और माधुर्य गुण होते हैं। स्पष्टतः वामन ने वैदर्भी को ही पूर्ण स्वीकृति दी है। वामन का यह वर्गीकरण असंगत सा प्रतीत होता है, क्योंकि यदि काव्य 5, 7 या 8 गुणों से मंडित हो तो वह किस श्रेणी में रखा जाएगा। इस बात को वामन ने भी स्वीकार किया कि देश विदेश के लोगों की रचना के आधार पर रीतियों का नामकरण किया गया है, पर उनकी मान्यता इस संबंध में यह थी कि देश विशेष के द्रव्य गुणों या काव्य गुणों की उत्पत्ति नहीं होती। इस स्पष्टीकरण के पश्चात आचार्य कुंतक ने इनके वर्गीकरण को नहीं स्वीकार किया, अपितु मानस अवस्था से संबंधित बताकर रीतियों का वर्गीकरण सुकुमार, विचित्र और मध्यम मार्ग के रूप में किया। अब रीति के आधारभूत तत्व। वामन सौंदर्यवादी आचार्य थे। उन्होंने सौंदर्य से संबंध रखने वाले सौंदर्य विधायक सभी गुणों को, जिनसे कि काव्य सौंदर्य में भी अभिवृद्धि होती है, रीति के आधारभूत तत्वों के रूप में ग्रहण किया। गुणों के होते हुए भी यदि परिष्कृत भाषा और साज सज्जा का अभाव हो और दोष युक्त हो तो काव्य प्रभावी होने पर भी हीन हो जाता है। अतः गुण, दोष तथा अलंकार को उन्होंने मुख्य रूप से काव्य का आधारभूत तत्व माना। अब आते हैं गुण पे। आचार्य वामन ने गुणों को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। उन्होंने पूर्व प्रचलित 10 गुणों को ग्रहण कर लिया, पर प्रारंभ में ही गुणों को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया, शब्द गुण और अर्थ गुण। वामन ने गुणों की व्याख्या इस प्रकार की है। प्रसाद, रचना की शिथिलता प्रसाद है। श्लेष, मसृणत्व तथा सुकोमलता श्लेष है। समता, शैली की एकरूपता अथवा मार्ग की अभेदता समता है। समाधि, शैली का आरोह अवरोह समाधि है। माधुर्य, शब्दों की पृथकता माधुर्य है। सौकुमार्य, कठोरता का अभाव सौकुमार्य है। उदारता, रचना शैली की विकटता उदारता है। कांति, शैली की नवीनता तथा उज्ज्वलता कांति है। अर्थ गुण, शब्द गुणों के समान वामन ने अर्थ गुणों को भी समझाया है। प्रसाद, अर्थ की विमलता प्रसाद है। श्लेष, क्रमिक घटना श्लेष है। समता, अर्थ दर्शन सुगमता समता है। समाधि, अर्थ दर्शन समाधि है। माधुर्य, उक्ति वैचित्र माधुर्य है। सौकुमार्य, अर्थ मसृणत्व सौकुमार्य है। उदारता, अग्राम्यत्व उदारता है। अर्थ व्यक्ति, स्वाभाविक स्पष्टता की प्रतीति अर्थ व्यक्ति है। कांति, रस की दीप्ति कांति है। दोष, जो गुणों तथा अलंकारों को हीन बनाते हैं वे दोष कहे जाते हैं। उनकी भी व्याख्या वामन ने प्रस्तुत की है। भरत मुनि ने दोषों की संख्या 10 निर्धारित की थी। गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीनता, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्याय क्षेत्र, विषम, विसंधि एवं शब्दहीनता। आचार्य वामन ने इनकी संख्या 21 कर दी, पर दंडी ने 10 ही स्वीकार की। वामन ने वर्गीकृत रूप से पद, पदार्थ, वाक्य और वाक्यार्थ दोषों का उल्लेख किया। अलंकार, रीति का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग अलंकार है। वामन के मतानुसार अलंकार काव्य से अनित्य संबंध रखते हैं। इनके द्वारा सौंदर्य उत्पन्न नहीं होता, अपितु सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त करता है। सौंदर्य को उत्पन्न करने की शक्ति उन्होंने गुणों में मानी है। इस प्रकार वामन के मतानुसार स्पष्टतः गुणों के पश्चात ही अलंकारों का स्थान रखा गया है। इसी कारण रीति संप्रदाय के आचार्य
अलंकारवादियों के अलंकार को काव्य का अस्थायी, नित्य और आवश्यक अंग मानते हैं। वामन ने अलंकारों को पहले दो वर्गों में विभाजित किया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। भारतीय काव्य संप्रदाय में रीति को अब हम देखेंगे। भारतीय काव्य संप्रदायों में रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि प्रमुख हैं। रसवादी आचार्य भरत मुनि ने काव्य में भावात्मकता को प्रमुख स्थान दिया है। इससे काव्य को एक अत्यंत उदात्त एवं गंभीर स्वरूप प्राप्त हो गया। इसका संबंध काव्य के आंतरिक पक्ष से या ध्वनि संप्रदाय ने रस और अलंकार को सम्माननीय स्थान प्रदान करके अपने अत्यधिक व्यापक और अस्थायी बना लिया। इन संप्रदायों की व्याख्या की गई है गुण तथा दोष। बाह्य पक्ष के रूप में रीति को काव्य की आत्मा घोषित करने वाले वामन ने भरत मुनि के गुणों दोषों को ही स्वीकार कर लिया। गुण तथा दोष बाह्य पक्ष के रूप में रीति से ही संबंधित हैं, इसलिए यह सिद्धांत रस सिद्धांत की अपेक्षा अत्यधिक संकीर्ण ठहरता है। आचार्य वामन ने अलंकारों का विरोध करके गुणों को प्रमुख स्थान देने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी वामन, भामह और दंडी के सिद्धांतों के समीप ही प्रतीत होते हैं। आचार्य कुंतक की तरह वे काव्य के सभी पक्षों को स्पर्श नहीं कर सके। उन्होंने सारी शक्ति गुण, दोष और अलंकारों की व्याख्या में लगा दी। ध्वनि संप्रदाय अत्यधिक व्यापक है, उससे रीति संप्रदाय का तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। रीति सिद्धांत का मूल्यांकन। वामन ने रीतिवाद में रस की उपेक्षा की थी। गुणाश्रित रीति के सामने रस की गौड़ स्थिति थी। रस की स्वीकृति मात्र कांति गुण में स्वीकृत थी और वह कांति गुण गौड़ी रीति से संबद्ध था। गौड़ी को वामन ने वैदर्भी के सम्मुख अत्यंत तुच्छ माना था। इस प्रकार उन्होंने उसे साध्य से साधन बना दिया था। मम्मट से काव्यात्मा के रूप में रीति के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क उपस्थित किए। क्या सभी गुणों से समन्वित रचना ही काव्य है? तो दो दो गुणों वाली गौड़ी और पांचाली रीतियों में काव्यत्व नहीं होगा। यदि गुणों वाली रचना में भी काव्यत्व स्वीकार्य है तो भोज गुणमयी नीरस रचना भी काव्य कहलाएगी, परंतु कोई भी विद्वान उसे काव्य मानने को प्रस्तुत नहीं। मम्मट ने रीति को काव्य पुरुष के रूपक में अंग स्थानवत बाहरी तत्व ही स्वीकार किया और यही स्थिति परवर्ती काल में भी मान्य रही। वामन का यह रीति सिद्धांत परवर्ती काव्यशास्त्र में मान्य नहीं हुआ। रीति संप्रदाय की उपलब्धि। रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करना आचार्य वामन की सर्वप्रमुख देन है, किंतु सौंदर्य को वे काव्य का प्रमुख तत्व मानते हैं। इस प्रकार सौंदर्य बोध और रीति साधन ठहरती है, पर वे रीति को काव्यात्मा मानते हैं। इससे भ्रमात्मकता उत्पन्न होती है। रीति के विवेचन में उन्होंने गुण, दोष एवं अलंकारों का विवेचन किया। उनके गुण दोष विवेचन का आधार नाट्यशास्त्र है। उन्होंने अलंकारों का विवेचन भामह और दंडी के आधार पर ही किया है। वैदर्भी तथा गौड़ी रीति की कल्पना उनकी अपनी मौलिकता है। गुणों को उन्होंने अलंकारों से प्रमुख स्थान दिया। उनके मत में गुणों का विवेचन और रीतियों की व्याख्या अस्पष्ट है। वामन की प्रमुख देन यही है कि काव्य की आत्मा की खोज का पथ उन्होंने ही विकसित किया। तो इस प्रकार आज की क्लास में रीति संप्रदाय भी समाप्त होता है। तो आप रीति संप्रदाय को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, जो नोट करने लायक होगा उसको नोट करिएगा। आशा करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीसरी बार में तो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। जो पूछने लायक प्रश्न होगा उसमें से ज़रूर बनेगा। अगली क्लास में हम ध्वनि संप्रदाय को लेकर उपस्थित होंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, कमेंट भी करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।